जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 25 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज को हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का गाइज स्पेशल पेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आपके लिए है। इवन हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी बैचेस जो है वो हमने आपके लिए अवेलेबल करवाए हुए हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के उसमें अंडर ज्ञान सर। आप जो है वो तैयारी करेंगे, वो गाइड करेंगे आपको प्रॉपर तरीके से समय समय पर, और पूरी फैकल्टीज जो है वो आपको हर एक सब्जेक्ट्स पर जो है वो कमांड क्रिएट करने में काफी हेल्प करेगी। तो ये सब गाइस पूरे टॉपिक्स हैं आज के, जिनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बट टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ आपके कमेंट्स जो है वो देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने क्या आंसर्स दिए हैं। तो शिवानी, शिवानी, आपने जो है वो मेरे ख्याल से एक टास्क कंप्लीट किया है, इसलिए डन लिखा है, वेरी गुड। बट आप आंसर्स भी लिखना शुरू करें। श्रेया तिवारी, वेरी गुड। आयुष गुप्ता, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं ये सब। ईशा ठाकुर, बहुत बढ़िया। सर, बीइंग शुक्ला एक स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया है कि क्वालिटी बढ़ा दीजिए, 360 पे पूरा नेट खत्म हो जाता है। यार, क्वालिटी तो आई थिंक ठीक ही है। मेरे ख्याल से आप अपने डिवाइस पे जो है वो थोड़ा सा सेट जो है वो करिएगा। आई होप कि क्वालिटी तो ठीक ही आ रही होगी सभी को। किसी को कोई क्वालिटी का इशू है क्या गाइस? कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ स्क्रीन की। तो क्वालिटी तो हम मैं वैसे भी एचडी पे जो है अपलोड करता हूँ, तो पता नहीं आपको क्यों कम जो है वो दिखाई दे रही है, आई डोंट नो। इस पर मैं एक बार टेक्निकल टीम को जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी दूसरे स्टूडेंट्स भी एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कर देना कि सब स्क्रीन प्रॉपर दिखाई देती है ना आप लोगों को। और बाकी प्रीति मिश्रा, वेरी गुड यार, ये सब रेगुलर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आंसर्स वगैरह जो है वो देते हैं। और एक स्टूडेंट और है, करिश्मा केसरी। अ, आपने शायद पहली बार आज कमेंट जो है वो किया है, वेरी गुड। इसी प्रकार से रेगुलर रही है। अंजलि सिंह, वेरी गुड। गोल्डी एलेक्स, वेरी गुड। शगुन सिंह, बहुत बढ़िया यार, बहुत शानदार। सभी के आंसर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आयुषी सिंह, बहुत बढ़िया। सभी लोग ऐसे ही अपने आंसर्स जो है वो लिखते रहो, रेगुलर जो है वो रहो, और आपको काफी जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलेगा इस चीज का, आपकी रेगुलरिटी का, आपकी कंसिस्टेंसी का। और आप जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करोगे। और सभी स्टूडेंट्स जो लोग आंसर्स नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज आंसर्स करिए। और उसके अलावा अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो भी आप मेंशन जो है वो कर सकते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड डाउट्स आप पूछ सकते हैं, जो भी टॉपिक्स में कवर अप कराता हूँ उससे रिलेटेड अगर आता है तो। और अलग से अगर आप प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ कॉमन चीज पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी हमारे बैचेस को आप ज्वाइन कर लीजिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके। तो चलिए, अब बिना समय वेस्ट किए हम सेशन को जो है वो शुरू करेंगे। मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। जय श्री महाकाल। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखो यार, पहला टॉपिक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और इस प्रकार के टॉपिक्स गाइस करंट अफेयर्स में जो आते हैं वो मान के चलिए 90% से ज्यादा उसके चांसेस होते हैं एग्जामिनेशन में आने के। तो हम डिस्कस करेंगे चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंस इनफ्लो के बारे में। तो जैसे ही रेमिटेंस शब्द आया तो आपके तुरंत दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि वो पैसा जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर ट्रांसफर होता है। हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग जो है जो फॉरेन कंट्रीज में जो है वो पढ़ाई करने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, है ना। फिर वहां से वो पैसा जो हमारे यहाँ पर भेजते हैं, जैसे कि मेरा छोटा भाई लंदन में है, वहां पर वो कमा रहा है बढ़िया, फिर वो यहाँ पर जो पैसे भेजता है, तो दैट इज अ रेमिट दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, राइट। तो ये रेमिटेंस तो सभी को आई थिंक क्लियर हो गई। जिनको क्लियर नहीं है उनको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही गया। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का छठा राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंसेस सर्वे 2023-2024 ने हाईलाइट किया एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट इंडिया के रेमिटेंस सोर्सेज का। एडवांस इकोनॉमीज, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, इन्होंने गल्फ कॉपरेशन काउंसिल नेशन को जो है वो क्रॉस कर दिया है और टॉप कंट्रीब्यूटर्स बन गए। इंडिया का टोटल रेमिटेंस जो है वो मोर देन डबल हो गया है, इंक्रीजिंग फ्रॉम 55.6 बिलियन यूएस डॉलर जो 2010-11 में था, और अब 118.7 बिलियन यूएस डॉलर 2023-24 में हो गया है। सबसे ज्यादा पैसा फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु में रेमिटेंस के फॉर्म में आता है। देखो, एक पैसा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के तहत, राइट, तो वो तो इन्वेस्टमेंट होता है। बट ये रेमिटेंस जो होता है, ये बाहर काम करने वाले लोग जो होते हैं हमारे, वो हमें घर परिवार में पैसा भेजते हैं, दैट इज अ रेमिटेंस, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये लिख लो आप। अब जो अच्छा, एक और
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ नए स्टूडेंट्स के लिए कि जो सभी लोग पेन और पेपर लेकर अपने साथ बैठो। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको नोट डाउन करना है, बाकी आपको टॉपिक को समझने पर फोकस करना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये छठा राउंड हम लोग को सर्वे का देखने को मिल रहा है 23-24 का। इसमें उन्होंने बोला है कि अब क्या हुआ है कि पहले जो था गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्री से, यानी कि गल्फ कंट्री से ज्यादा पैसा आता था, बट अब यूके यूएसए से जो है वो ज्यादा पैसा जो है वो आ रहा है, याद रखिएगा। राइट, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, मेरा भाई खुद यूके में है तो काफी सारे लोग मतलब वहां से अब ज्यादा पैसा जो है वो भेज रहे हैं कंपैरेटिवली गल्फ कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ये एक छोटा सा आंकड़ा है जो आपको थोड़ा सा आइडिया बस होना चाहिए। और टोटल नंबर कितना आंकड़ा क्या बढ़ा है वो सब याद रखने की जरूरत नहीं, स्टेट जरूर याद रखो कौन सी स्टेट्स में जो है वो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इन स्टेट्स के नाम जो है वो लिख लो। डिजिटल रेमिटेंसेस जो है वो भी काफी अच्छा इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है। डिजिटली पैसा जो है वो ट्रांसफर जो है वो किया जा रहा है। 73.5% टोटल ट्रांजेक्शन का डिजिटल माध्यम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। यूएस जो है ने जो है वो लीड किया है। राइट, फिर यूएई, एडवांस इकोनॉमीज यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 50% इन कंट्री से जो है वो रेमिटेंस आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं। यूके का शेयर भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, लगभग 3-4% से 10-11% जो है वो हो गया है 2016-17 से 2023-24 में। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है जो 2.3% रेमिटेंस का कंट्रीब्यूट कर रहा है। गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, इनका जो शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है, गिरा है। 47% था उससे 38% जो है वो हो गया है। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मिला है, फिर केरल को, फिर तमिलनाडु को, फिर तेलंगाना को, फिर कर्नाटक को। हरियाणा, गुजरात, पंजाब में भी इंक्रीज हम लोग को देखने को मिला है रेमिटेंस का। राइट, अब मोड ऑफ रेमिटेंस ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, आरडीए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैनल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है रेमिटेंस का, ये लिख लेना आप। रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट्स, आरडीए, ये डोमिनेंट चैनल है, यानी कि इस माध्यम से, रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट माध्यम से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो इंडिया के अंदर आ रहा है। फिर डायरेक्ट वॉस्ट्रो ट्रांसफर और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, यानी कि एप्लीकेशंस वगैरह, डिजिटल एप्लीकेशंस वगैरह के थ्रू, वॉस्ट्रो अकाउंट्स वगैरह के थ्रू जो है वो डिजिटली पैसा ट्रांसफर हो रहा है। दो प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। लिख लो आप अपने पास, ये टास्क है आपका आज का। एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट, एक होता है नॉस्ट्रो अकाउंट। आपको इसके बारे में आज पढ़ना है, हालांकि इससे रिलेटेड 4-5 महीने पहले टॉपिक आया था और ये टॉपिक रिपीट होता ही है, बट आपके जीएस पेपर 3 में कवर करवाया ही जाता है। राइट, तो जब करंट अफेयर्स में इससे रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। बाकी आज का आपका टास्क है वॉस्ट्रो नॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकता है और आ भी जा चुका है। तो अभी इस पूरी न्यूज में आपको रेमिटेंस पर फोकस करना था मेनली। तो आपने क्या देखा कि रेमिटेंसेस जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर अब बढ़ते जा रहे हैं। पहले गल्फ कंट्री से ज्यादा आते थे, अब जो एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनसे अब ज्यादा पैसा इंडिया के अंदर आ रहा है। और इवन डिजिटल रेमिटेंस में भी हम लोग को राइज जो है वो देखने को मिला है, बढ़ोतरी, ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली है। 5 लाख से ज्यादा का अमाउंट जो ट्रांसफर हो रहा है रेमिटेंसेस के माध्यम से, वो 28.6% है टोटल इनफ्लो का। राइट, और 40-41% के आसपास ट्रांसफर जो है वो 16,500 या उससे कम का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये हाई पेइंग जॉब्स प्रोवाइड करा रही हैं, पहला पॉइंट तो ये। राइट, आप ये लिख सकते हो कि जॉब, अब आप लिखोगे क्योंकि देखो अब आपसे सिविल सर्विसेज अगर मेंस में पूछे तो वो क्वेश्चन यही पूछ सकती है कि अचानक से हम लोग को शिफ्ट क्यों देखने को मिला, या प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट वाइज आ सकता है कि आपके दिमाग में भी आया होगा ना कि सर ऐसा क्या हुआ कि गल्फ कंट्रीज जो पहले पैसा ज्यादा भेज रही थी 2016-17 के आसपास के टाइम पीरियड पे, आज की रेट में गल्फ कंट्रीज नहीं भेज रही हैं, दूसरी कंट्रीज भेज रही हैं, क्यों? द रीजन बीइंग इज दैट वहां पर जॉब मार्केट बढ़ गया है। राइट, हाई पेइंग जॉब्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं, स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यूएसए का जॉब मार्केट जो है वो पोस्ट कोविड-19 के बाद से दोबारा से बढ़ गया है। राइट, तो इसके कारण हाई रेमिटेंसेस इंडियन वर्कर्स इंडिया में भेज रहे हैं। यूके इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, इसने भी इजी कर दिया है वीजास वगैरह को। बट अभी एक चिंता वाली बात है, यूएसए की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो चिंता वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप। वो उसकी पॉलिसीज जो होती हैं वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन फ्यूचर पड़ सकता है यूएसए की तरफ से, स्पेशली अभी अगर उसके पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो।
राइट। फिर कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम हुआ, ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन पॉलिसी हुआ, वो स्किल्ड इंडियन माइग्रेंट्स को फेवर कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में सभी कंट्रीज को स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो चाहिए, जो हम प्रोवाइड जो है वो करा रहे हैं। और कंपैरेटिवली इंडिया के कंपैरिजन में स्किल्ड वर्कर्स को जो है वो दूसरी कंट्रीज में अच्छा पैसा मिल जाता है, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज जाकर जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। इसलिए बोलते हैं ना, हमारे बेस्ट ब्रेन जो है वो दूसरी कंट्रीज के लिए काम कर रहे हैं। अब इसी की वापसी जो है वो हम लोग को करनी है, अच्छी पॉलिसीज बना करके हमारे बेस्ट ब्रेन्स इंडिया के अंदर ही काम करें, इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करें, राइट। एनीवेज, तो अभी तो ये रेमिटेंस का टॉपिक था। काफी सारे इंडियन माइग्रेंट्स जो वापस आ गए थे गल्फ से कोविड-19 पेंडेमिक के कारण, राइट, तो वो बेसिकली एडवांस कंट्रीज के अंदर रिलोकेट हो गए, यानी कि वो दूसरी कंट्री चले गए, राइट, वापस गल्फ कंट्री जाने की जगह, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में उनको और ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल गई है, राइट। और गल्फ के अंदर ऑटोमेशन हो गया है, राइट, तो इसके कारण से उन लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए फिर वो वहां जा नहीं रहे। इवन वहां पर अभी गल्फ कंट्री के अंदर लो स्किल्ड इंडियन लेबर्स की डिमांड है कंस्ट्रक्शन सेक्टर वगैरह के अंदर, राइट। जो पहले थी वो अब थोड़ी सी कम जो है वो हो गई है, तो फिर अब वो लोग जा नहीं रहे वहां पर, दूसरी कंट्रीज देख रहे हैं, राइट। फिर नेशनलाइजेशन पॉलिसीज हैं, जैसे कि निताकत सऊदी अरेबिया के अंदर, एमिरेटाइजेशन यूएई के अंदर, जैसे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी होती है ना, वैसी एमिरेटाइजेशन एक पॉलिसी है जो प्रायोरिटाइज करते हैं लोकल एम्प्लॉयमेंट को, ये लिख लो भैया आप। तो हमने अभी तक जो है वो क्या समझा, एक कंट्री अपनी पॉलिसी जब चेंज करती है तो उसमें भी हमें देखने को मिलता है कि जो बाहर जो लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको फिर तकलीफ आती है, और फिर उसके बाद वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इंडियंस को काफी कम जॉब यहाँ पर अरेबियन कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज में देखने को मिल रही हैं, है ना। सदर्न स्टेट्स जैसे कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये बेसिकली एडवांस इकोनॉमीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कंपेयर टू गल्फ कंट्रीज। नॉर्थ स्टेट, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये अभी भी गल्फ में बहुत ज्यादा मात्रा में वर्कर्स जो है वो भेज रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर जो अनस्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको जो है वो नॉर्थ इंडिया फुलफिल कर रहा है, और स्किल्ड वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको साउथ इंडिया फुलफिल कर रहा है। इस प्रकार से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो बाहर जा रहे हैं आज की डेट में पढ़ने के लिए। आप खुद भी अपने आसपास काफी सारे आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो बाहर सेटल हो गए हैं, राइट। आपके परिवार में कोई ना कोई होंगे जो बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑप्ट करोगे यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो भी आप बाहर जा सकते हो। या फिर इवन कई बार आपको स्टेट पीएससी भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, पता है आपको। आप पीएससी क्वालिफाई करने के बाद अगर आप फर्दर हायर स्टडीज करना जो है वो चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करता है, यूपीएससी तो डायरेक्टली सपोर्ट करता है, राइट। आप यूएसए में जाकर, और अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो आपको पता है आपका एक फॉरेन अटैचमेंट भी होता है। एक बार इस एग्जाम को तो निकालो, फिर आप देखो कितने जलवे मिलेंगे आपको। आपका एक फॉरेन अटैचमेंट होता है, जिस फॉरेन अटैचमेंट के अंदर आपको जो है वो फॉरेन कंट्रीज सीखने के लिए भेजा जाता है। कई बार आप जो है वो फॉरेन कंट्री, जब आप मतलब 10-15 साल की सर्विस कंप्लीट कर लोगे, तो हो सकता है कि आपको फॉरेन कंट्रीज जो है वो भेजा जाए, फॉरेन कंट्रीज के ऑफिशियल्स को ट्रेन करने के लिए। ऐसा भी होगा, जब हम दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस बनाते हैं ना, तो हम दूसरी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी जो होती है, सिविल सर्विसेज होती है जो दूसरी कंट्री की, उसकी ट्रेनिंग के लिए भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये एग्जाम आपकी लाइफ चेंज करने वाला है, आपको इतना थ्रिल देगा ना हर एक स्टेप में कि आपको मजा आ जाएगा। बस इसलिए मन लगाकर सिर्फ पढ़ाई करो। कनाडा का सबसे ज्यादा शेयर है इंडियन स्टूडेंट्स के मामले में, कनाडा सबसे ज्यादा वहीं पर ही है इंडियन स्टूडेंट। दूसरा पंजाब बोलते हैं ना कि कनाडा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं। मेरा छोटा भाई भी खुद वहां पर पढ़ाई करी उसने, और अब वहीं पर ही बढ़िया म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा है। फिर अब रेमिटेंसेस क्या होता है, तो आई थिंक मैंने आपको समझा ही दिया है रेमिटेंसेस क्या है, राइट। और ये सब आंकड़े ये वाला लिख सकते हो आप। 129.1 बिलियन यूएस डॉलर का 2024 में रेमिटेंस इंडिया ने जो है वो रिसीव किया, एक सिंगल ईयर में सबसे हाईएस्ट था ये एक कंट्री के लिए। ठीक है, डेफिनेशन लिखना लिखना मत इसकी, है ना, क्योंकि आपका जीएस पेपर 3 में कवर हो जाएगा। बस ये बुलेट पॉइंट लिख लो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 1999 जितने भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करती है ये। एलआरएस स्कीम जो हम लोग को देखने को मिलती है फीमा के अंडर ही होती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अलाउ करता है इंडियन रेमिटेंस को कि वो 2.5 लाख यूएस डॉलर एक साल तक पर्सनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो है वो भेज सकते हैं, विथ लार्ज अमाउंट्स रिक्वायरिंग आरबीआई अप्रूवल। लिख लो भैया, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपका फैमिली मेंबर बाहर है तो आपको, अब देखो, यही
एक चीज होती है, एक आम आदमी को भी पता है कि रेमिटेंस क्या होता है, आपके दोस्तों को भी शायद पता होगा कि व्हाट इज रेमिटेंस, है ना। बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आप आने वाले समय के अधिकारी हो, तो आपको डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है। तो आप जब अगली बार डिस्कशन करो तो आप बताओगे कि भैया एक साल में एक व्यक्ति जो है बाहर से 2.5 लाख US डॉलर जो है वो भेज सकता है। अच्छा, उससे ऊपर भेजने तो क्या, कुछ सिंपल है, आरबीआई का आपको वो करना है, अप्रूवल लेना है। तो 2.5 लाख US डॉलर से तक एक व्यक्ति सिंपली जो है वो एक साल में जो है वो भेज सकता है, अगर आपका कोई परिवार वाला बाहर रह रहा है तो। 2.5 लाख US डॉलर बहुत होता है भाई। क्या मुझे कन्वर्ट करके कोई रुपीस में बताएगा कितना होता है? बहुत बड़ा अमाउंट है। और इससे ज्यादा भी होगा तो भी अलाउड है आरबीआई के तहत। और कौन सी स्कीम है, फेमा के अंदर आती है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, लिख लेना भाई। भाई पर हाँ, सट्टा खेलने के लिए अगर पैसा भेज रहे हो तो अलाउड नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात है, ये लिखने की जरूरत नहीं, यू नो अबाउट इट, कि हर एक जो भी पैसा बाहर से आता है उस पर निगरानी रखी जाती है कि कहीं टेररिस्ट फाइनेंसिंग के लिए तो पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है। अब इसका रिकॉर्ड जो होता है वो कौन रखता है? राइट, ऑब्वियसली आरबीआई रखेगी। बट ये करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के करंट अकाउंट वाले कॉलम में आता है। राइट, यूनिलेटरल ट्रांसफर के तौर पर ये हम लोग को देखने को होता है। कभी कभी ये बैलेंस शीट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, तो ये वाली चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा आप। क्लियर बॉस? अच्छे से पूरा टॉपिक, लाइक का बटन चेक कर लो, दबाया कि नहीं दबाया, नहीं दबाया तो फट से अंगूठा मारो उस पर, लाइक के बटन पर। चलिए यहां तक मैं उम्मीद करता हूं पूरी चीज आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक भी भाई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही, आप तो धड़ाधड़ इकोनॉमिक्स के टॉपिक आ रहे हैं। डी डॉलराइजेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है नाम से डी डॉलराइजेशन? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल डी डॉलराइजेशन एंड इमर्जिंग फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विसेज के लिए। देखो यार, चाइना जो है वो एक्टिवली डेवलप कर रहा है ऑल्टरनेटिव्स यूएस डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम का, इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को एक्सपेंड कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स तैयार कर रहा है। हम भी तो कर रहे हैं, नहीं कर रहे क्या हम? अरे मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, डी डॉलराइजेशन मतलब कि अब डॉलर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत हो। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोकल करेंसी में दूसरी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट्स? श्रीलंका, मालदीव्स, हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताओ आप। इवन ईरान के साथ हमारा लोकल करेंसी में एग्रीमेंट है ऑयल वगैरह परचेज करने के लिए। ऐसे हम काफी सारी कंट्रीज के साथ कर रहे हैं कि उस कंट्री की लोकल करेंसी हम ले लें, हमारी लोकल करेंसी वो ले ले, इस प्रकार से जो है वो अरेंजमेंट चले। क्यों? क्योंकि डॉलर फ्लक्चुएट होता है और उसके फ्लक्चुएशन के कारण कई बार काफी सारी प्रॉब्लम्स का एक कंट्री सामना करती है। तो चाइना जो है गाइस, वो अमेरिका डॉलर आधारित जो आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल सिस्टम है उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, जिसमें सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल जो पेमेंट सिस्टम्स है उनको डेवलप कर रहा है। एम ब्रिज प्रोजेक्ट लिखो, एम ब्रिज प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखेंगे आप, एम ब्रिज प्रोजेक्ट, एम ब्रिज परियोजना सीबीडीसी आधारित क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है। इसको शुरू में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा सपोर्ट किया गया था, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट द्वारा सपोर्ट किया गया था। बट बाद में बीआईएस ने जो है वो विड्रू कर लिया इससे, क्योंकि उसको यूएसए ने प्रेशर क्रिएट कर दिया था। तो आज का एक और टास्क है आपके लिए इकोनॉमिक्स के अंदर, बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये आप आज पढ़ेंगे। आपकी जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के अंदर ये टॉपिक भी है जो आपको अलग से पढ़ाया जाता है। अगर आपने पहले से पढ़ लिया है तो रिवाइज कर लेना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। अब आप मुझसे पूछोगे सर पढ़े कहां से? अरे भाई, इंटरनेट की दुनिया है, सिर्फ विकिपीडिया का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है आपको, बस दैट्स इट। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज को आपने ज्वाइन किया है तो ये वाला टॉपिक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन करी है, कोई भी हो, तो अगर ये वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है तो आपके कोचिंग वालों से बोलो कि हमें इसके नोट्स दो भाई, हमें समझाओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें पढ़ना है। क्योंकि काफी सारी कोचिंग्स के अंदर काफी सारे टॉपिक्स स्किप करवा दिए जाते हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर इन डेप्थ हर एक टॉपिक कवर कराया जाता है।
स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मैंने भी कई बार पेड कोर्सेज जो है वो तैयार किए हैं, बनाए हैं, तो आई नो वेरी वेल कि ये जो कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है उसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है, ईच एंड एवरीथिंग। यूपीपीसीएस का मेरे ख्याल से अभी जो एग्जामिनेशन हुआ था प्रीलिम्स, तो उसके मैंने काफी सारे वो बनाए थे, पेड कोर्स के अंदर लेक्चर्स क्रिएट किए थे। अलग अलग आर्ट एंड कल्चर का भी किया था मैंने, और पॉलिटी, शायद पॉलिटी का किया था कि नहीं किया था, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे मैं कोर्सेज तैयार करता हूँ तो याद रहता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कोर्सेज तैयार जो है वो किए थे, तो आई नो वेरी वेल कि इनका जो कंटेंट आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विस बहुत बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करता है। काफी सारी टीम इन्वॉल्व होती है, ज्ञान सर इन्वॉल्व होते हैं, और बहुत अच्छा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। पढ़ाने में भी मजा आता है, जैसे कि अभी देखो करंट अफेयर्स, इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब्ड है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपके लिए क्या काम का है क्या काम का नहीं है, तो उससे आपको इजी हो जाता है। तो एम ब्रिज प्रोजेक्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, याद रखना, ठीक है। अब सुनो, ब्रिक्स प्लस फाइनेंशियल इनिशिएटिव, ब्रिक प्लस कंट्रीज द्वारा नए फाइनेंशियल सिस्टम को जो है वो तैयार किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने भी प्रपोज किया है ब्रिक्स ब्रिज, ब्रिक्स क्लियर, है ना। ब्रिक्स करेंसी का उपयोग करो आप डी डॉलराइजेशन के लिए। क्या मुझे बता सकते हो ब्रिक कंट्री के अंदर टोटल कितने मेंबर्स हैं ब्रिक्स के अंदर? पेट्रो युआन मार्केट, ये बेसिकली काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां पर सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो एंगेज हो रही हैं नॉन डॉलर ऑयल ट्रेड्स में। देखिए आप, युआन की क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा रही है, तो आजकल सभी कंट्रीज डॉलर से थोड़ा पीछे हट रहा है। तो डी डॉलराइजेशन की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, इकोनॉमिक्स में लिखवा दिया जाएगा, बस आपको समझना था। इसका मतलब यह है कि डॉलर की डोमिनेंस जो है वो उसको कम करना ग्लोबल ट्रेड में। जो डॉलर के गुण गाए गए ना इतने सालों से, उसको कम करो, क्योंकि वो फ्लक्चुएट बहुत तेज कर रहा है। डॉलर को रिप्लेस करो दूसरी करेंसीज के साथ, दूसरे एसेट के साथ, जैसे कि गोल्ड, रीजनल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। तो एम ब्रिज प्रोजेक्ट मैंने आपको लिखने के लिए बोला था, वो आपने लिख लिया। एक डिजिटल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव है। इनिशियली चाइना, थाईलैंड, हांगकांग और यूएई ने इसको प्रमोट किया था, ये ब्रैकेट में लिख लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो, इसने भी इसको पार्टिसिपेट जो है वो किया था इसमें, एम ब्रिज प्रोजेक्ट में। फिर ब्रिक प्लस का इनिशिएटिव है, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, ये वाली चीज लिखनी है ब्रिक प्लस इनिशिएटिव में, ब्रिक ब्रिज, ब्रिक क्लियर, और यूज ऑफ ब्रिक करेंसी, ये ब्रैकेट में लिख देना कि ब्रिक कंट्री भी इस प्रकार के डी डॉलराइजेशन के लिए अपने इनिशिएटिव जो है वो पिच कर रही हैं। पेट्रो युआन तो मैंने आपको बता ही दिया। शंघाई इंटरनेशनल एनर्जी एक्सचेंज जो है वो हैंडल कर रही है 10.5% पूरे दुनिया भर का ऑयल ट्रेड। पेट्रो युआन को जो है वो किया जा रहा है, यानी कि अब ये ऑयल ट्रेड में है, पेट्रोकेमिकल यानी कि ऑयल ट्रेड। ऑयल ट्रेड में युआन पर ज्यादा जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ये भी लिख सकते हो, पेट्रो युआन मार्केट। 2014 कजान ब्रिक समिट हम लोग को देख 2024 सॉरी, कजान ब्रिक समिट हम लोग को देखने को मिली, और इसमें सभी मेंबर्स ने एग्री किया कि वो पार्टिसिपेट करेंगे कि नई करेंसी, जिसको नाम दिया इन्होंने यूनिट, जिसमें 40% गोल्ड और 60% लोकल करेंसीज की बैकिंग होगी, राइट। तो वो बेसिकली उस प्रिंसिपल का उपयोग किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ये समझे आप। 40% गोल्ड और 60% लोकल करेंसी, मतलब कि अगर कल को कोई फ्लक्चुएशन भी होता है, मतलब जो भी प्राइस वगैरह का फ्लक्चुएशन होगा, तो उसमें 40% वेटेज गोल्ड का होगा और 60% लोकल करेंसीज का होगा। ये देखो नई करेंसी है यूनिट, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको जो है वो इंटरनेशनल करेंसी सिस्टम का टॉपिक आता है, उसमें आपको ये सब चीजें मिलती हैं। ग्लोबल बेनिफिट डी डॉलराइजेशन के क्या है, सिर्फ बुलेट पॉइंट लिखो, टाइटल डालो ग्लोबल बेनिफिट्स डी डॉलराइजेशन, पूरे दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन के जो है वो क्या लाभ होंगे। पहला, जियो पॉलिटिकल रिस्क कम होगा, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखेंगे आप, जियो पॉलिटिकल रिस्क कम होगा, भू राजनीतिक जोखिम में कमी होगी। अब देखो कंट्री जो है यूएस सैंक्शन और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन के इंपैक्ट को कम कर सकती हैं, राइट। 2022 में रशिया के एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, ईरान को भी किया जाता है ना, फ्रीज कर दिया जाता है ईरान के एसेट्स वगैरह को, अकाउंट्स वगैरह को, राइट। तो आप किसी कंट्री का के पास किसी दूसरी कंट्री का पैसा रखा हुआ है और आपने उसको फ्रीज कर दिया, तो ये तो उस कंट्री के लिए दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए बोलते हैं कि नहीं भाई, हम यूएसए के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार से यूएसए को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यूएसए ने इतनी धूम जो है वो मचाई है ना।
बट कहीं ना कहीं इस चीज को देखना भी जरूरी है, और इंडिया इसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है ग्लोबल साउथ के लिए, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में लीड कर सकता है। हमारा इंडियन रुपीस जो है वो हम ग्लोबल साउथ में जो है वो चला सकते हैं, जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और जिसका सिक्का चलता है गुरु, वो आगे बढ़ता है। जैसे यूएसए आगे बढ़ा, उसका सिक्का पूरे दुनिया भर में चलता है, डॉलर, है कि नहीं? तो ये कहावत भी है, जो बोलते हैं ना कि अरे मेरा सिक्का तो हर जगह चलता है, दैट मीन्स कि आपकी पॉपुलैरिटी हर जगह है, कि जहां आप हाथ रख दो वो जगह आपकी। फिर डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल फाइनेंस में, मल्टी करेंसी का उपयोग जो है वो ओवर रिलायंस सिंगल करेंसी के ऊपर जो है वो रिड्यूस करेगा, कि आप सिंगल करेंसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क को बैलेंस करेगा। पेट्रो युआन इंडियन रूपी का जो ग्रोथ हो रही है, राइट, तो वो ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करा सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ बुलेट पॉइंट्स। रीजनल करेंसीज को मजबूत बनाएगा, करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर सकती है। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को बढ़ाने में, सॉवरेनिटी समझ में आता है ना, संप्रभुता, कि हाँ भाई आप जो है वो दूसरी कंट्री की पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप खुद इंडिपेंडेंटली पूरी चीज, यानी कि हमारा इंडिपेंडेंट पेमेंट सिस्टम। तो इंडिया और यूएई ने जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया ऑयल का रुपीज में। ये देखो, ये चाहो तो एग्जांपल लिख सकते हो ये वाला। यूएसए की मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस आता है, तो उसका इफेक्ट पूरे दुनिया भर में देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे दुनिया भर में डॉलर चल रहा है। तो फिर आप इस रिस्क से भी बच सकते हो। और रिजर्व गोल्ड जो है, उसका डोमिनेंस वापस से आ जाएगा, उसका उपयोग जो है वो किया जाएगा। थोड़ी देर पहले ही मैं सोच रहा था कि थोड़ी सेविंग्स वगैरह होगी, तो अब इस बार गोल्ड में जो है वो अच्छा इन्वेस्ट करूंगा मैं। बट हमेशा गोल्ड में नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। अब वो मेरे पिताजी हैं, वो तो बोलते हैं या तो प्रॉपर्टी में करो या गोल्ड में करो। बट जनरली मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जो है वो म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, इन सब चीजों में करना चाहिए, अगर आपको नॉलेज है तो। नहीं है तो फिर भाई सेफ साइड रहो, प्रॉपर्टी में कर दो, गोल्ड में कर दो, दैट इज गुड। बट वो आप लोग के लिए नहीं, आप लोग हाई माइंडसेट वाले लोग हो, आपको पता है कि कौन सी चीज आगे बढ़ने वाली है, कौन सी नहीं बढ़ने वाली, उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करोगे। दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। फिर डिजिटल करेंसी एडॉप्शन को एक्सेलरेट किया जाएगा, कंट्रीज डेवलप कर रही है अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं ना हम लोग। और ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट सिस्टम, चाइना का डिजिटल युआन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इंडिया का डिजिटल रुपीस, ये एग्जांपल्स हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के। बट अब चैलेंजेस भी हैं, इंस्टेबिलिटी आएगी, एकदम से आप करेंसी रिजर्व को शिफ्ट करोगे या ट्रेड एग्रीमेंट्स को शिफ्ट करोगे, तो वो पूरे दुनिया भर के मार्केट में कुछ समय के लिए जो है वो गड़बड़ी क्रिएट कर सकता है। डॉलर अभी भी बैकबोन है ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस का। हो सकता है कि काफी सारी कंट्री एक्सेप्ट ही ना करें आपकी लोकल करेंसी, क्योंकि डॉलर हर जगह चलता है। आप मुंबई जाइए, मुंबई के काफी सारे दुकानों में डॉलर आसानी से ले लिया जाता है, गोवा में ले लिया जाता है, राइट। जिस जगह पर फॉरेन टूरिस्ट बहुत ज्यादा रहते, दिल्ली, दिल्ली के पहाड़गंज एरिया में जाके देखो आप डॉलर में जो है वो जा सकते हो, वो कर सकते हो एक्सचेंज, ले लेते हैं आसानी से, सभी लोग ले लेते हैं। बट दूसरी करेंसी नहीं लेते, ये भी दिक्कत है ऑल्टरनेट करेंसी जो है उसकी एक्सेप्टेंस को लेकर। तो ये चैलेंजेस बस बुलेट फॉर्म में जो है वो लिख लो। फिर अब देखो, जो भी करेंसीज के बीच में कंपटीशन होगा, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। यूएस जो है वो रिटेलिएट करेगा, कि क्योंकि यूएस चटकेगा कि अरे भाई ये क्या हो रहा है, डीडॉलराइजेशन क्यों हो रहा है, क्यों हमारी करेंसी, हमारे सिक्के को बंद किया जा रहा है। तो वो चटकेगा, और वो चटकेगा तो काफी सारे सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ इंक्रीज करेगा, जो पूरे दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा देगा, मुद्रास्फीति बढ़ा देगा और बुरी स्थिति कर देगा, हाइपर इन्फ्लेशन तक हो सकता है, या जस्ट उल्टा हो सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है। यूएसए की इकोनॉमी में बुरी तरह से इंपैक्ट होगा। डॉलर का ग्लोबल रोल जो है वो गिरने के कारण डिमांड जो है यूएस डेट की, वो जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, इकोनॉमी को अनस्टेबल करेगा। और इवन यूएसए के साथ जुड़ी जितने भी, और अभी आपने देखा होगा चाइना, और कुछ साल 15-16 की बात थी है, जब चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड वॉर्स हुए थे कोविड-19 के पहले के कुछ सालों में, जो ट्रेड वॉर्स हुए थे, तो उसमें तो भाई बहुत बुरी स्थिति हो गई थी पूरे दुनिया भर में, इंस्टेबिलिटी छा गई थी, वैसे ही कुछ हो सकता है। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज रेट को निर्धारित कैसे करोगे आप, तो उस पर भी आपको प्रॉपर
पॉलिसीज बनानी पड़ेगी जो काफी कॉम्प्लिकेट हो सकती है चीजें। तो इंडिया की पोजीशन क्या है डी डॉलराइजेशन को लेकर? तो भाई हम बहुत समय से हमने स्ट्रैटेजीज बना ली है, और अब हम पर्टिकुलरली कंट्रीज के साथ जो है वो रुपीज या लोकल करेंसीज में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इंडियन रुपी प्रमोट होगी, मॉनेटरी पॉलिसी को ऑटोनॉमी मिलेगी हमारी, है ना। फिर रिजर्व जो है वो डाइवर्सिफाई होगा, सिर्फ आप एक करेंसीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। यूएसए के सैंक्शन का एक्सपोजर जो है वो कम होगा, यूएसए सैंक्शन भी लगा देगा तो भी कोई लोड नहीं है, राइट। इंडिया ने पार्टिसिपेट भी किया बिग ब्रिक प्लस करेंसी डिस्कशन में। चैलेंजेस इंडिया के लिए यही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर चिंता है, क्योंकि आज भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट डॉलर्स में सबसे ज्यादा है। ठीक है, फ्लक्चुएशन हो सकता है, जियो पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, रेमिडेंस पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा, जो इस टॉपिक को भी लास्ट हमने डिस्कस किया, राइट। बस यही है। तो हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली ग्लोबल साउथ के साथ, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो अपने मेंस में। हम यूपीआई को इंटरनेशनलाइज तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी। क्या मुझे बता सकते हो कुछ कंट्रीज के नाम नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर, जहां पर आज की डेट में आप जाकर यूपीआई चला सकते हो? बताओ। रुपए चला सकते हो? ठीक है। डॉलर का धीरे धीरे करके रिलायंस जो है वो हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कि उसके ऊपर डिपेंडेंसी रिड्यूस करनी पड़ेगी। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको धीरे फेज आउट करना पड़ेगा एक एक करके। ठीक है। मुंबई को एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर के तौर पर स्टैब्लिश कर दो। अभी देखो ये लिखना मत, क्योंकि ये वे फॉरवर्ड वाली चीजें हैं, तो ये आप अभी मत लिखना है स्पेसिफिकली कि मुंबई बनाओ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कर दिया था कि मुंबई क्यों भाई, दूसरी सिटी क्यों नहीं, राइट। दैट शुड बी अगेन दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको डी डॉलराइजेशन के बारे में मेनली जो है वो समझना था, तो होपफुली ये टॉपिक जो समझाया वो समझ में आया होगा। अब देखो, आपको ये वाला न्यूज तो पता ही होगा यार कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स जो है वो विल्मोर और सुनीता विलियम्स ये वापस धरती पर आ गए हैं बेचारे। 8 दिन के उस मिशन के लिए जो है वो गए थे, और ये 286 डेज का मिशन जो है वो बन गया। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम जो ध्यान में रखना है, स्टेट पीएससी जो है वो पूछ सकती है। अब एक्चुअली इनका रिटर्न जो है वो डिले क्यों हुआ? क्योंकि इनके जो बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई। फिर बाद में चल के इलॉन मस्क भाई साहब का स्पेस एक्स जो है उसका क्रू ड्रैगन कैप्सूल जो है वो गया और उनको वापस लेकर आया। तो 8 दिन का ये मिशन था जिसको 286 डेज लग गए। तो ये पूरी चीज जो है वो लिख लेना आप। इनके मिशन में खराबी जो है वो आ गई थी। स्टार लाइनर और क्रू ड्रैगन के बारे में बात करें तो बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, इसको नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत जो है वो डेवलप किया गया था, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स को जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट पे ले जाया जाए और वापस लाया जाए। ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ प्रोपल्जन का इशू है वो आने लगा, क्योंकि ये रिस्क था कि अगर वो वापस आएंगे तो अगर ब्लास्ट हो गया या कुछ भी हो गया, डिजास्टर हो गया, तो दिक्कत हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए फिर वहां से जब स्पेसक्राफ्ट आया तो वो बिना मतलब वो कैप्सूल जब वापस आया धरती पर, ये बोइंग का स्टार लाइनर, तो इसके अंदर कोई एस्ट्रोनॉट्स वगैरह नहीं थे, खाली आया था। ठीक है। फिर उसके अलावा स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन है, तो ये रीयूजेबल कैप्सूल जो है वो लॉन्च किया गया था फैल्कन 9 रॉकेट पर, डिजाइन किया गया था एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वापस लाने के लिए। और क्रू ड्रैगन ने सक्सेसफुली जो है वो विल्मोर को और विलियम्स को जो है वो वापस लेकर आ गया। इस मिशन के डिले का इम्पैक्ट, अब देखो यार मेन चीज क्या होती है कि रिस्क नहीं लेना था, राइट। ये जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो गए हुए थे, तो इनको भाई धरती पर वापस लाना था। तो और कोई भी स्पेसक्राफ्ट में खराबी आना, तो दैट मीन्स की बिगेस्ट रिस्क। भाई आप खुद सोचो, आप सिंपल सी चीज, आप अपने घर से गाड़ी से निकल रहे हो और आपको पता है कि भाई ये गाड़ी के अंदर जो है वो ब्रेक नहीं है तो क्या आप चलाओगे उस गाड़ी को? क्या आप रिस्क लोगे? नहीं ना। या फिर आपको पता है कि एकदम से इसका एक्सीलेटर जो है वो तेज हो सकता है, तो आप रिस्क लोगे? नहीं लोगे। आप क्या करोगे? आप मैकेनिक को बुलवाओगे, उसको सही कराओगे, फिर गाड़ी चलाओगे। तो बात यही थी। अब इसको ठीक करने में और दूसरे मिशन में जो है वो, अब क्योंकि आसान बात नहीं है ना यार कि वहां पर पहुंचकर जो है वो वापस लेकर आना, राइट। तो उसको डेवलप करने में जो है वो थोड़ा टाइम लगा, पूरी स्ट्रेटजीज क्रिएट करने में थोड़ा टाइम लगा, जिसमें 286 डेज जो है वो लग गए। ठीक है भाई, कम से कम डिले हुआ पर ये सही तो है। एस्ट्रोनॉट्स सेफली लैंड तो कर दिया इन्होंने धरती पर। अगर सोचो आप कि ये सेफली अगर धरती पर लैंड नहीं होते तो क्या होता। तो भाई दूसरे लोग जो है, जो आज की डेट में हम लोग प्लान कर रहे हैं ना कि स्पेस टूरिज्म का,
सब फेल हो जाता, पब्लिक डरने लगती, क्योंकि पब्लिक डर गई थी कि अरे यार ऐसी भी गड़बड़ हो सकती है कि स्पेस में आप गए, वापस धरती पे आ ही नहीं पा रहे हो फिर। तो ये तो सीधे सीधे जो है वो मौत को चेतावनी है कि आओ। बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं धरती के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, उनको सेफली लेकर आए, जिससे कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो दोबारा से जग गया। क्योंकि इनके फंसे रहने के कारण काफी सारे लोगों का ट्रस्ट जो है वो हिल गया था, उनको लग रहा था कि यार स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाएंगे और वो वहां पर छूट जाएंगे, तो दिक्कतें हो सकती है, तो इतना पैसा कमाकर स्पेस में टूरिज्म करने का क्या ही मतलब कि जो आप मरी जाओ फिर। बट ऐसा नहीं हुआ। तो क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि आप उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलोगे, उसके लिए सोल्यूशंस क्या बनाओगे, तो अपॉर्चुनिटी देती है। तो ये अपॉर्चुनिटी थी। अब जो मेन काम की चीज है वो लिख लो। अब भाई इतने समय तक ये लोग इस स्पेस में रहे हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम आई है? तो एक होता है स्पेस एनीमिया। इसमें रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो ड्रॉप हो गया इनका, माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण, जिसके कारण चक्कर आना, राइट, फटीगनेस, थकान लगना, है ना। कार्डियोवास्कुलर रिस्क भी हो जाता है कई बार, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा एक स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑस्कुलर सिंड्रोम है। अब इसमें दिखने विखने में थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो होने लगती हैं, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी में आने के कारण वो आंखों का फ्लूइड जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट होता है। ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग जो है वो आ जाती है ना। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। दिखने में दिक्कत होती है, विजन का इशू होता है। एक बेबी फ्लीट सिंड्रोम होता है। क्या होता है ये? लंबे समय तक इस प्रकार के मिशंस के कारण आपको पता है ऐसा लगता है कि हमारे पैर ही नहीं है। डिसअपीरियंस ऑफ फुट क्लॉसिस। क्योंकि आप भाई, आप वहां पर स्पेस में हो, स्पेस में आप हवा में लटके हुए हो, मतलब आपको अपना खुद का वेट फील नहीं हो रहा। धरती के अंदर एटलीस्ट आपको जब पैरों पे खड़े होते हो तो वेट फील होता है ना कि हाँ भाई आप खड़े हो। जब ये धरती पर वापस आए तो आपने इनकी फोटोज देखी होंगी शायद, कि बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, राइट। बिकॉज उनको फील ही नहीं हो रहा, वो सही खड़े ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इतने समय तक जो है वो बॉडी ने उनको इस तरीके से बना दिया कि उनको वेट फील जब होगा तो उनको बहुत तकलीफ हो सकती है, राइट। तो ये इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकते हैं। चलने में इनको दिक्कत हो सकती है। एक वीडियो देखा था मैंने, एक एस्ट्रोनॉट का। उन्होंने एक इंटरव्यू ले रहे थे। अब वो इतने समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे काम करते हैं, है ना। तो उनके हाथ में एक पेन था। अब क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आप पेन से कुछ चीज लिख रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ खा रहे हो, तो आपने खाने के सामान को आप वहीं पे छोड़ दोगे, फिर वापस वहीं से पकड़ लोगे, है ना। इनने क्या किया था, एक इंटरव्यू में एक पेन से इन्होंने कुछ चीज मतलब कुछ चीज समझाई और पेन को वहीं पे ऐसे ड्रॉप किया कि वो ऐसा लगा उनको कि वहीं पे अटक जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि उनको ऐसा लगा कि पेन वहीं पर मतलब तैरेगा हवा में, बट वो गिर गया। तो उनको फिर रियलाइज हुआ कि अरे मैं धरती पे आ गया हूँ। तो ये वाली चीज है। फिर बोन डेंसिटी का लॉस हो जाता है, ये लिख लो भाई, ये पूरी चीज है। एस्ट्रोनॉट अप्रोक्सीमेटली 2% अपनी बोन की डेंसिटी हर महीने स्पेस के अंदर लूज कर देते हैं। बट इसके लिए वो लोग को एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, पता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वीडियो देखोगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंदर कैसे एक्सरसाइज होती है, कैसे खाते हैं। पानी पिया नहीं जाता वहां पर, पानी खाया जाता है। वहां पर वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जो खाते हो, चबाते हो। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक अच्छी जानकारी जो है वो होनी चाहिए आपको। ठीक है। कॉस्मिक रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है। देखो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के कारण डीएनए तक डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसे एक स्टेटमेंट आ सकते हैं कि क्या स्पेस में जाने से डीएनए डैमेज हो सकता है? बताओ हाँ या ना। बिल्कुल हो सकता है, पढ़ रहे हो आप। ठीक है। साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस भी आते हैं। इतने समय तक आप अकेले रहोगे तो सोशलाइज होने में दिक्कतें आती हैं, ये बात सच भी है, पता है। इसलिए आप भी पता है अपने अंदर ये चीज नोटिस कर रहे होगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कभी नोटिस करिए आपने वाली चीज अपने अंदर, कि आपको लग रहा हो कि यार, क्योंकि आप अभी तैयारी कर रहे हो इसकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की,